उमैर बिन नसर के कहने पर थिमर और नक्सार दोनों हरकत में आईं। घोड़े को खींचते हुए वो चट्टानों की ओट में जाकर पत्थरों से बांध आईं, फिर लौटीं और दोनों उमैर बिन नसर के दाएं बाएं पहलू में वो घात में बैठ गईं। दूसरी जानिब मशरिक की तरफ से आने वाले तीनों सवार जब नजदीक आए तो उमैर बिन नसर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो थिमर और नक्सार को मुखातिब करके कहने लगा, आने वाले ये तीनों सवार सरताक और उसके कब्रसी मुहाफिज हैं। मैं तीनों को पहचान चुका हूं। इसके साथ ही उमैर बिन नसर ने कंधे से कमान उतारी और पीठ पर लटकते हुए तरकश से उसने चंद तीर निकालकर अपने पहलू में रख लिए। जो ही वो उमैर बिन नसर के तीरों की जद में आए, उमैर बिन नसर ने एक तीर अपने मुंह में पकड़ा, दूसरा उसने चिल्ले पर चढ़ा दिया था। फिर उसने सांस रोकी और ताक कर तीर मारा। तीर एक कब्रसी का सीना चीरता हुआ निकल गया और वो कब्रसी चीख मारता हुआ जमीन पर गिर गया। सरताक और दूसरा कब्रसी इस अचानक हमले पर अभी फिक्रमंद और हैरान ही थे और किसी रद्द अमल का इजहार करना ही चाहते थे कि इतनी देर तक एक और तब्दीली रूनुमा हुई। वो ये कि उमैर बिन नसर की तरफ से दूसरा तीर चला और दूसरे कब्रसी का सीना चीरते हुए निकल गया। इस तरह दोनों कब्रसी तेगजन अपने घोड़ों से गिरकर दम तोड़ गए। ये सूरत-ए-हाल सरताक के लिए इंतहा दर्जे की खौफनाक और परेशान कर देने वाली थी। अपने घोड़े से छलांग लगाकर वो नीचे उतरा और करीब ही एक चट्टान में होकर हालात का जायजा लेने लगा। इसी दौरान जमीन पर लेटा हुआ उमैर बिन नसर हरकत में आया। सांप की तरह रेंगता हुआ बड़ी तेजी से वो उस चट्टान की तरफ बढ़ा जिसकी तरफ सरताक गया था। सरताक से थोड़ा करीब जाकर उमैर बिन नसर ने खौलते हुए लहजे में मुखातिब किया, बातों के बेटे सरताक, मैं तेरे दोनों कब्रसी मुहाफिजों का खात्मा कर चुका हूं। अब मैं बिल्कुल तेरे नजदीक हूं। तू मेरे तीरों की जद में है। तेरी बेहतरी इसी में है कि तू अपनी जगह पर खड़ा हो ताकि मैं तेरे साथ अब मामला तय कर सकूं। ये भी सुन ले कि मैं उमैर बिन नसर हूं, वही उमैर बिन नसर जिससे तेरे बाप बातों ने तेरी बहन बख्ताई को ब्याहा था। और ये भी अपने दिल पर लिख रख कि तू बख्ताई का कातिल है। उमैर बिन नसर के इन अल्फाज पर सरताक अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। उमैर भी ओट से निकल आया और अपनी तलवार और ढाल अपने दाएं हाथ में लेकर सरताक की तरफ बढ़ा। करीब जाकर उमैर बिन नसर ने उसे मुखातिब किया, अब जबकि इन वीरानों और देवलाखों में तेरे दोनों कब्रसी मुहाफिजों का मैं खात्मा कर चुका हूं। तेरी बेहतरी इसी में है कि मेरे साथ इन वीरानों में मत टकरा। जो मैं कहता हूं वही करो, चुपचाप मेरे साथ हो लो। मैं तुम्हें तुम्हारे खाकान बिरकाई खान के पास लेकर जाऊंगा। इस पर छाती तानते हुए सरताक खौलते लहजे में बोल उठा, ये तेरी गलत फहमी है। तेरा फरेब नजर है कि मैं तेरे साथ बिरकाई के पास जाऊंगा। अगर मुझे जाना ही है तो वहां अकेला ही जाऊंगा और उसके सामने अपने खाकान मंगू का वो हुक्मनामा पेश करूंगा जिसके तहत मंगू ने मुझे मगरबी मंगोलों का खाकान मुकर्रर कर दिया है, और मैं ऐसा इन देवलाखों के अंदर तेरा खात्मा करने के बाद करूंगा। सरताक रुका और उसके बाद पहले से भी ज्यादा हौलनाक अंदाज में कह रहा था, तूने मेरे दोनों कब्रसी मुहाफिजों का खात्मा करके अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत किए हैं। सरताक के इन अल्फाज पर उमैर बिन नसर ने इंतहाई बरहमी और गजबनाकी का इजहार करते हुए उसे मुखातिब किया, सरताक, मैं बख्ताई नहीं हूं जिसे तूने रात की तारीकी में बारिश के अंदर अपने साथियों के जरिए कत्ल करा दिया था। मत भूल कि तू बख्ताई का कातिल है। बख्ताई के शाहर की हैसियत से मैं तुमसे हर सूरत इंतकाम लूंगा। जवाब में सरताक पुरजोश अंदाज में अपनी तलवार लहराते हुए कहने लगा, ये तो वक्त बताएगा कि कौन इन देवलाखों में इंतकाम लेता है। उसके इन अल्फाज से उमैर बिन नसर ज्यादा गजबनाक हो गया था। कहने लगा, सुन सरताक, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। इस दौरान अगर तुमने मेरे साथ बिरकाई खान के पास जाने पर आमादगी जाहिर कर दी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि बिरकाई तेरे जुराइम से वाकिफ है और तेरे इन जुराइम का फैसला भी वही करेगा। बसूरत दीगर मैं तुझ पर हमलावर हो जाऊंगा। इसके साथ ही सरताक के जवाब का इंतजार किए बगैर उमैर बिन नसर ने जब गिनती गिनना शुरू की तो सरताक कहने लगा, तुम्हारे इस तरह गिनती गिनने से क्या फायदा, तुम्हें यहां से बिरकाई के पास जाना नसीब ही नहीं होगा। उमैर बिन नसर गजबनाक होकर धाड़ा, ये तो वक्त बताएगा कि कौन वापस जाता है, मैं या तुम। फिर उमैर बिन नसर ने गिनती गिनना शुरू कर दी। 3 तक गिने जाने के बाद जब सरताक उसके साथ जाने पर आमादा ना हुआ तो उमैर बिन नसर बिफरे हुए तेंदुए की तरह आगे बढ़ा और सरताक पर उसने हमला कर दिया। जवाब में सरताक भी हमला कर चुका था। यूं दोनों दर्रे के अंदर एक दूसरे पर गालिब रहने की तगोदौ करने लगे थे। जिस वक्त वो दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमलावर होने की कोशिश कर रहे थे, ऐन उसी लम्हे तदरीजी बुलंदी के ऊपर से थिमर और नक्सार भागती हुई नमूदार हुई। उनकी हाथों में अपनी तलवारें और ढालें थीं। उनकी तरफ देखते हुए सरताक परेशान और फिक्रमंद हो गया था। इस मौके पर उमैर बिन नसर ने मुस्कुराते हुए सरताक को मुखातिब किया। कहने लगा, मैं देखता हूं इन दोनों के आने से तू फिक्रमंद और परेशान हो गया है।
याद रख, ये दोनों आने वाली मेरी बीवियां हैं। एक गर्जिस्तान की शहजादी थिमर है जिसे तूने हासिल करने की पूरी कोशिश की थी, अब ये मेरी बीवी है। और दूसरी बातों के हाथों मरने वाले रूसी हुक्मरान मिखाइल की बीवी नक्सार है। इसी के जरिए तुमने साजिश करके बरकाई का खात्मा करने की कोशिश की थी। अब ये नक्सार मेरी बीवी है और मेरी बेहतरीन साथी है। तू फिक्रमंद न हो, ये मेरी तरफ से हमलावर नहीं होंगी। ये एक तरफ हटकर खड़ी रहेंगी और मेरे सामने तेरी बेबसी का तमाशा देखेंगी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। इसके साथ ही उमैर बिन नसर ने थिमर और नक्सार को एक तरफ हटकर खड़ा रहने के लिए कहा, जबकि खुद बड़ी तेजी और तसलसल के साथ वो बार बार अल्लाह अकबर की तकबीरें बुलंद करता हुआ सरताक पर बढ़ चढ़ कर खतरनाक हमले करने लगा था। सरताक इन हमलों की ताब न लाते हुए अब उल्टे पांव पीछे हटना शुरू हो गया था। आखिर सरताक को पीछे दौड़ाते हुए उमैर बिन नसर ने अपनी ढाल उसके शाने पर दे मारी। उसकी ये ढाल ऐसी जोर से पड़ी कि सरताक अपना तवाजुन खो बैठा और अपने पीछे एक पत्थर पर गिर गया। उसी लम्हे उमैर बिन नसर ने अपनी तलवार की नोक उसकी शहरग पर रख दी थी। फिर तलवार पर दबाव डालते हुए उसने सरताक से उसकी तलवार और ढाल छीन कर फेंक दी। इसके बाद तहक्कुमाना अंदाज में उसने सरताक को उठने के लिए कहा। इसके जवाब में सरताक फौरन उठ खड़ा हुआ। उमैर ने फिर उसे मुखातिब किया, मैंने पहले ही तुझे कहा था कि मेरे साथ तेगज़नी का मुकाबला न करना, ये तेरे बस की बात नहीं है। तू जानता है बख्ताई को हासिल करने के लिए मैंने कब्रस के तेगज़न को लम्हों के अंदर मात कर दिया था, जिसके साथ कोई भी मंगोल मुकाबला करने को तैयार नहीं था। फिर तेरी मेरे सामने क्या हैसियत थी सरताक, कबल इसके कि मैं तलवार बुलंद करके तेरी गर्दन काटूं? बता, क्या बख्ताई का कत्ल वाकई तेरे ईमा पर किया गया था? जरा मोहतात रहकर मेरी बात का जवाब देना। अगर तूने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुझे इसी दर्रे के अंदर जमीन पर लिटा दूंगा और तेरा एक एक उज़्व आहिस्ता आहिस्ता अलहदा करते हुए तुम्हें इंतहाई कर्ब और जिल्लत की मौत मारूंगा। अब मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और अगर तूने सच और सही जवाब ना दिया तो फिर मैं तेरे बदन की शिकस्त रेख्त का काम शुरू कर दूंगा। उमैर के गिनती गिनने से कबल ही सरताक इंतहाई बेबसी में तकरीबन चिल्लाते हुए कह रहा था, इब्ने नसर, मेरे आज़ा मत काटना। मैं सच कहता हूँ, बख्ताई को वाकई मैंने कत्ल कराया था और नक्सार के साथ साजिश का खेल और बरकाई खान के कत्ल का इरादा भी मैंने ही किया था। इस पर उमैर बिन नसर ने फिर उसे मुखातिब करते हुए पूछ लिया, इस काम में मंगोल सरदार अगून खान भी तुम्हारे साथ शामिल था? सरताक ने असबात में गर्दन हिला दी। उमैर ने फिर उसे मुखातिब किया, दोनों मंगोलों के नाम कहो जो इस काम में तुम्हारे शरीक थे। इस पर सरताक ने जब दूसरे मंगोलों के नाम भी बता दिए तब उमैर बिन नसर ने तलवार बुलंद की, फिर जोर से गिराई और सरताक की उसने गर्दन काट के रख दी। इसके बाद उसने अपनी तलवार साफ करके न्याम में की। थिमर और नक्सार की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी दोनों रफीकों, मेरी साथियों, जिस काम के लिए हम मशरिक की तरफ से इन सरजमीनों की तरफ आए थे, इस काम की तकमील कर चुके। आओ अपने घोड़ों पर सवार हों और वक्त ज़ाय किए बगैर सराय बातों का रुख करें। उमैर बिन नसर के इन अल्फाज के जवाब में बेपना खुशी का इजहार करते हुए थिमर और नक्सार दोनों हरकत में आईं। वो कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर गईं और तीनों घोड़ों को ले आईं। फिर तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और थोड़ी देर के बाद वो उस शाहरा पर अपने घोड़ों को सरपट दौड़ा रहे थे जो थानशान के दर्रे से गुजरती हुई झील बाइश और बहराए औराल के पास से होती हुई दरियाए यूराल के उस पार सराय बातों की तरफ जाती थी। सराय बातों की तरफ जाते हुए एक जगह अचानक उमैर बिन नसर ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए इसे रोक लिया। उसकी तरफ देखते हुए थिमर और नक्सार भी घोड़ों की बागें खींचते हुए उन्होंने घोड़ों को रोक लिया। तीनों शाहरा पर अपने सामने देखते हुए दंग रह गए, इसलिए कि शाहरा के ऊपर कुछ लाशें बिखरी हुई थी। कुछ देर तीनों तासुफ का इजहार करते रहे, फिर कुछ सोचते हुए उमैर बिन नसर नीचे उतरा, इसलिए कि उनमें से एक आदमी जिंदा था और वो अपना हाथ हिला रहा था। उमैर बिन नसर घोड़े से उतरा, भागकर उसके करीब गया। उसकी तरफ देखते हुए थिमर और नक्सार भी घोड़े से उतरकर उसकी तरफ बढ़ी। जब वो हाथ हिलाने वाले के करीब गया तो उसे मुखातिब किया, खुदा झूठ ना बुलवाए, तू मुझे मंगोल लगता है, बता क्या मामला है। इस पर वो शख्स रुक रुक कर बोलने लगा और कहने लगा, तू मुझे पहचानता नहीं लेकिन मैं तुझे पहचान चुका हूँ। तू खरीम बिन मकरूम का भाई उमैर बिन नसर है। देखो, हम पर बूरी के भाई बायदार और उसके साथियों ने हमला किया। हमें मारकर वो बाएं जानिब के कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ चले गए थे। मरने वालों में तुम्हारा छोटा भाई कुरैज बिन मकरूम और उसकी बीवी ताइसी भी शामिल हैं। इसे हम मंगोलों के साथ तुम्हारे भाई खरीम बिन मकरूम ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था।
इस इंकशाफ पर उमैर बिन नसर की आंखों में कहरमानियत की खलीज को पाटते गैज़ व गज़ब की आग कहर के नामहरबा मौसमों के समय उठ खड़े हुए थे। उसका चेहरा ऐसे तासुरात देने लगा था जैसे उसकी खून की तमाज़त में दुख की दीमक, शरियानों में खून की खौलन और रग रग में बर्क दौड़ उठी हो। कुछ देर वो खामोश रहा, फिर इंतहाई गजबनाकी की हालत में कहने लगा, मेरे भाई और इसकी बीवी को जिसने भी कत्ल किया है मेरे खुदावंद ने चाहा तो हम उसके हर मुए तन झुके रेगिस्तानों की कैफियत बेकल नफ्स पे मर्ग बदोश साहतें और उनकी आंखों की बसारत में खून भरे अंधेरों के औहाम भर के रहेंगे। फिर उमैर बिन नसर बड़ी तेजी से उठा। मरा हुआ कुरैज औंधे मुंह पड़ा था। उसकी लाश को सीधा किया, उसके चेहरे, उसकी पेशानी के कई बोसे लिए, उसे अपने साथ लिपटाया, छाती से लगाया। उस लम्हे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी ये हालत देखते हुए थिमर और नक्सार रो दी थी। फिर दोनों ने कुछ सोचा। करीब पड़ी ताइसी की लाश को उन्होंने सीधा किया, उसका लिबास दुरुस्त किया। इस मौके पर एक अजीब सी निगाह उमैर बिन नसर ने ताइसी पर डाली, फिर खुलकर रो दिया था। करीब बैठी थिमर और नक्सार भी हिचकियां सिसकियां ले रही थी। अचानक उमैर बिन नसर संभला, उस मंगोल की तरफ गया जो अभी जिंदा था। जब उसका जायजा लिया तो वो भी मर चुका था। कुछ देर बाद उसने सोचा, फिर दाएं जानिब मरने वाले मंगोलों को एक गड्ढे में डालकर थिमर और नक्सार की मदद से उस पर मट्टी डाल दी गई। थिमर ने खदशात का इजहार करते हुए उमैर बिन नसर को मुखातिब किया, हम तीनों को ज्यादा देर यहाँ क़याम नहीं करना चाहिए। एक मंगोल जिंदा था, उसने हमें बेदार की निशानी कर दी है। बायदार और उसके साथी यहाँ करीब ही होंगे, वो हम पर हमलावर हो सकते हैं। लिहाजा मैं आपको मशवरा दूंगी कि कुरैज और ताइसी की लाश को लेकर हम फिलफार यहाँ से कूच करते हुए अपने घोड़ों को सराय बातों की तरफ सरपट दौड़ा दें। अब हम सराय बातों से ज्यादा दूर नहीं हैं। उमैर बिन नसर ने थिमर की इस तजवीज से इत्तफाक किया। कुरैज की लाश को उठाकर उसने अपने घोड़े पर रखा, अपने घोड़े पर सवार हुआ। इतनी देर तक थिमर और नक्सार ने मिलकर ताइसी की लाश को भी घोड़े पर रख लिया। फिर वो दोनों भी अपने घोड़े पर सवार हुईं और अपने घोड़ों को सराय बातों की तरफ दौड़ाने लगी थीं। तीनों जब सराय बातों में दाखिल हुए तो एक कोहराम समझ गया। चारों तरफ कुरैज और ताइसी की मौत की खबर फैल गई थी। करगेज, बाशकीरी, मंगियार भाग भाग कर जमा होने लगे थे। मंगोलों ने उमैर, नक्सार और थिमर के इर्द गिर्द एक झमगटा सा लगा लिया था। ऐन उसी लम्हे एक तरफ से बिरकाई, खरीम बिन मकरूम, कोचमान, गोचलोक, तुराई खान, कशली खान और कुछ दीगर सालार नमूदार हुए। उमैर बिन नसर ने जो ही उन्हें देखा, भागकर वो पहले खरीम बिन मकरूम से बगलगीर हुआ। उसके शाने पर सर रखकर फूट फूट कर रो दिया था। अचानक वो अलहदा हुआ और खरीम बिन मकरूम की तरफ देखने लगा, इसलिए कि खरीम बिन मकरूम अपने होंठ काट रहा था और उसकी आंखों से गिरते आंसू उमैर बिन नसर की पीठ पर गिर रहे थे। ये हालत उमैर बिन नसर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। खरीम बिन मकरूम से लिपट कर फट पड़ा था और रो दिया था। इस दौरान तोराई खान आगे बढ़ा, दोनों को उसने अलहदा किया। फिर उमैर बिन नसर बारी बारी सबको मिला। कोचमान और गोचलोक से भी उसका तारुफ कराया। खरीम बिन मकरूम आगे बढ़ा। जो ही आगे बढ़कर उसने कुरैज की लाश घोड़े से उतारना चाही, तड़प कर उमैर बिन नसर भागा। खुद उसने लाश को नीचे उतारा। इतनी देर तक गोचलोक ने आगे बढ़कर अपनी बेटी ताइसी की लाश उतार ली थी। खरीम ने कुरैज की लाश को उमैर बिन नसर से ले लिया, जमीन पर बैठ गया, उसे अपने साथ लिपटाकर कुछ देर सिसकता रहा, रोता रहा और उमैर बिन नसर उसके सामने बैठकर कुरैज की छाती पर सर रखकर आंसू बहा रहा था और उसके करीब ही थिमर और नक्सार खड़ी थीं। कुछ देर तक ऐसा ही समा रहा। फिर खरीम बिन मकरूम उठ खड़ा हुआ। इतनी देर तक बरकाई के कहने पर दोनों की लाशों को चारपाइयों पर डाल दिया गया था। अचानक अपने करीब ही खड़ी थिमर पर खरीम बिन मकरूम की निगाह पड़ी। उसके सर पर हाथ फेरा और सिसकती आवाज में कहने लगा, मेरी बहन तू कैसी है? ये अल्फाज थिमर को काट गए थे। बेचारी ने खरीम के शाने पर सर रखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। फिर नक्सार की तरफ खरीम ने देखा और कहने लगा, अगर मैं गलती पर नहीं तो मेरी बहन तू नक्सार है। नक्सार बेचारी भी उसके शाने पर सर रखकर फट पड़ी। फिर जब वो दोनों अलहदा हुई तब उमैर बिन नसर ने मरने वाले मंगोल ने जो तफसील बताई थी वो सबसे कह दी। खरीम बिन मकरूम फजाओं में घूरते हुए बड़ी कहरमानी में कह रहा था, बायदार ने अपने भाई बूरी के मुझसे हारने और फिर यहाँ उसके कत्ल किए जाने की वजह से इसका इंतकाम मेरे छोटे भाई से लिया है। मेरे खुदावंद ने चाहा तो उसकी हालत मैं वीरान हथेलियों की बेअसर दुआ, पत्थरों की तरह बेगुबार उजड़े सुकून से भी बदतर कर दूंगा। उसकी सांसों को चिंगारियों में बदल दूंगा। उसकी जीस्त के मैदानों में सुकून, सौतो आहंग, चाहत भरी आहटों की गूंज गूंजने नहीं दूंगा। उसके जिस्मो जान को सैराब करते वक्त के नगमों से महरूम कर दूंगा।
और उसके तन की सैराब अंगेजी, सुरूर अंगेजी के लिए मोहब्बत और चाहत का कोई इशारा तक नहीं रहने दूंगा। इस मौके पर बिरकाई खान ने अपने करीब ही खड़े तोराई खान को करीब बुलाया, फिर उसे बड़ी राजदारी में मुखातिब करके कहने लगा, अपने चंद मंगोलों को मशरिक की तरफ भेजो। बड़ी राजदारी से शारा की जिस जगह कुरैश और ताइसी के अलावा हमारे मंगोलों को कत्ल किया गया है, उसके बाएं जानिब के कोहिस्तानी सिलसिले का जायजा लें और जहां भी बायदार अपने साथियों के साथ मिले उसकी इत्तला वापस आकर दें। मैं आज ही अगून से भी बात करता हूँ। मेरा दिल कहता है कि बायदार के अंदर ही अंदर ताल्लुकात सरताक और अगून खान के साथ थे। जहां तक सरताक का ताल्लुक है, वो तो उमैर बिन नसर के हाथों कुत्ते की मौत मारा जा चुका है। उसकी तरफ से हमें खतरा टल गया है। अब हमने बायदार और उसके साथियों से निमटना है। और यहाँ तक कहते कहते बिरकाई खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उमैर बिन नसर उसके करीब गया, उसके कानों में थोड़ी देर खुसर फुसर की, फिर पीछे हट गया। इस पर बिरकाई फिर बड़ी राजदारी में तोराई खान से कह रहा था, अभी अभी मुझे उमैर बिन नसर ने बताया है कि अगून खान के बहुत से साथी यहाँ मौजूद हैं जो सरताक के साथ मिले हुए हैं, उनसे भी हमने निमटना है। बहरहाल तुम पहला काम ये करो कि फिलफार कुछ लोगों को बायदार और उसके साथियों की तलाश में भेजो। इस पर तोराई खान फौरन पीछे हट गया था। अभी तक किसी ने भी बशार की तरफ ध्यान नहीं दिया था, जो एक तरफ खड़ी बेचारी हिचकियों और सिसकियों में रो रही थी, मुंह को ढांपे हुए थी। अचानक चौंकने के अंदाज में खरीम बिन मकरूम ने उसकी तरफ देखा। जब वो उसके करीब गया तो बशार बेचारी आगे बढ़ी, फिर खरीम बिन मकरूम से लिपटकर वो धारों धार रोने लगी। उसकी चीखें और उसकी हिचकियां, सिसकियां सबके दिल को दहला रही थी। ये सूरत हाल देखते हुए उमैर बिन नसर परेशान हो गया था। अपने करीब खड़ी थिमर और नक्सार को मुखातिब करके कहने लगा, खुदा झूठ ना बुलवाए, ये मेरे भाई खरीम बिन मकरूम की बीवी बशार है। फिर आहिस्ता आहिस्ता रोती हुई आंखों के साथ उमैर बिन नसर आगे बढ़ा। इतनी देर तक बशार अलहदा हो गई। खरीम बिन मकरूम ने उमैर को मुखातिब किया, उमैर, ये मेरी बीवी बशार है। उमैर ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। इतनी देर तक थिमर और नक्सार तेजी से आगे बढ़ी और बशार को अपने साथ लिपटाकर उसको तसल्ली और ढारस देने लगी थी। सबके साथ बिरकाई खान हरकत में आया और सब मिलकर कुरैश बिन मकरूम और ताइसी की तजहीज़ व तकफीन का एहतमाम करने लगे थे। पूरे चांद की नर्म महकती रात, फितरत के जमाल के नुकूश, सुबक साहिलों की ठंड को अपने दामन में समेटे हर गाम पर ख्वाबों की धनक खड़ी करती, सांसों की आहों गंभीर खामोशी और पुरहोल सुकूत में जहन पर रेंगती परछाइयों की तरह भागी चली जा रही थी। सराय बातों में खैमों का शहर ऐसे लग रहा था जैसे नीले फलक तले ज़मुर्रद जमीन के सीने पर जमाले सहर में डूबे कपड़ों के शाहकार नुकूश खींच दिए गए हों। ऐसे में अपने महल नुमा खैमे के अंदर बिरकाई संजीदा बैठा हुआ था। उसके दाएं बाएं खरीम बिन मकरूम, उमैर बिन नसर, कोचमान, गोचलोक, तुराई खान, कशली खान और कुछ दूसरे सालार बैठे थे कि इसी लम्हे दो मुसल्ला जवान बातो खान के दस्तेरास्त अगून खान को पकड़कर वहां लाए। आने वाले उन दोनों मुसल्ला जवानों ने बिरकाई के कहने पर अगून खान को बिरकाई के सामने एक नशिस्त पर बिठा दिया। फिर वो दोनों मुसल्ला जवान बाहर निकल गए थे। थोड़ी देर तक कमरे में गहरी खामोशी रही। फिर अगून खान को मुखातिब करते हुए हल्की हल्की बरहमी मिले अंदाज में बिरकाई खान कहने लगा, अगून खान, अब तक मैंने तुम्हें तुम्हारे खैमे में सिर्फ अपने शुकूक व शुबहात की बिना पर नजरबंद किया हुआ था। मुझे शक था कि तुम सरताक के साथ मिले हुए हो, लेकिन अब अपने दिन के आईने पर लिख रखो कि सरताक मारा जा चुका है। उसने सारे भेद खोल दिए हैं। देखो, झूठ बोलने की कोशिश न करना। उसने साफ बता दिया है कि मेरे खिलाफ साजिशों में तुम पेश थे। इस साजिश में तुम लोगों ने उमैर बिन नसर की मौजूदा बीवी नक्सार को भी शामिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सारे हालात उमैर बिन नसर से कह दिए थे, लेकिन सरताक के उगलने के बाद तुम्हारे बागी रवैये बिल्कुल आया हो गए हैं। इसके साथ ही बिरकाई खान अपने हाथ अपनी पुश्त की तरफ ले गया। लिपटी हुई एक वसली उसने निकाली, उसे खोला, उस पर कुछ नाम लिखे हुए थे। फिर वो वसली उसने अगून खान के सामने की और पहले की निस्बत ज्यादा बरहमी का इजहार करते हुए वो कह रहा था, इस वसली पर लिखे हुए नामों को जरा गौर से देखो। क्या ये लोग मेरे खिलाफ तुम्हारे साथ गद्दारी में शामिल नहीं थे? एक निगाह अगून खान ने बड़ी तेजी से उन नामों पर डाली और फिर वो बड़ी बेबसी से बिरकाई खान की तरफ देख रहा था। बिरकाई खान शायद उसकी खामोशी को ज्यादा देर बर्दाश्त न करना चाहता था, लिहाजा पहले की निस्बत कई गुना ज्यादा बरहमी और गजबनाकी में वो फट पड़ा। अगून खान, तुम इस वक्त मेरे भाई बातों के सामने नहीं बैठे हो कि वो तुम्हारी खामोशी को बर्दाश्त कर जाएगा। मैं बिरकाई खान हूँ और जो शख्स मेरे खिलाफ बगावत करता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता। मैंने तुमसे पूछा है, क्या ये लोग तुम्हारे साथ बगावत में शरीक थे? अगून खान मुंह से कुछ न बोला। असबात में उसने गर्दन हिला दी थी। इस पर बड़ी कहरमानियत का इजहार करते हुए कशली खान ने उसे मुखातिब किया, अगून खान, गद्दारी भी करते हो और जमान भी बंद रखते हो। तुम किस नौ के, किस तीनत के इंसान हो?
اپنے خاقان کے خلاف تم نے بغاوت کو فروغ دینا شروع کیا۔ کیا باتو خان کے باغی بیٹے سرتاق نے اپنے اس شہر میں تمہارے لیے کوئی زمرد کا مہر کھڑا کر دیا تھا جس کی بنا پر تم اس کے ساتھ مل کر بغاوت میں حصہ لینے لگے؟